तो चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। बेटा ये नोट्स ले लो। चलिए, तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों के साथ जो कंटिन्यू कर रहा हूं, बेटा इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बेसिक चीजें आपको बताई थी कि इनकम अंडर द हेड सैलरीज क्या है। आज की क्लास में इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे। एक चीज मानकर चलना कि जो काम आप लोगों ने नोटबुक में करना था ना, नोट्स के नाम पर, वो सारा काम मैंने आपके लिए यहां कर दिया। अगर मैं लॉजिकली देखूं, थोड़ा सा रिटर्न वर्क मैंने आप लोगों का कम कर दिया, सही है। लेकिन मेरी पूरी बात समझना, लेकिन अपने को क्या करना है कि जब मैं ये टॉपिक करवाऊंगा तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेटे नोट्स में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं लिखी जा सकती। वो वाली बातें आप जब मैं मटेरियल से डिस्कस करूंगा, मैं जो ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं, सेम मटेरियल स्क्रीन पर रहेगा, सेम आपके पास रहेगा। तो जो बातें मैं बताऊंगा उसको लेकर के अगर कोई भी पॉइंट नोटिंग करना है तो आपको क्या करिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज के नोट्स आपके पास आ गए, अपनी नोटबुक में इनकम फ्रॉम सैलरीज टॉपिक के लिए हेडर बनाकर अपनी नोटबुक में टॉपिक करना स्टार्ट कर दो। कोई भी पॉइंट जो मैं क्लास में नोटिंग करवा रहा हूं, अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इन फ्यूचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगर इतना मटेरियल है कि वो नोट्स में ही नोट हो जाए तो वहां नोटिंग कर दो। अगर आपको लगता है कि नोटबुक में इसका केस बना के लिखूं, तो नोटबुक में पॉइंट टू बी रिमेंबर के नाम से फर्स्ट पेज पर ही बना लो और उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स जो है वो आप नोटिंग करते चलो। पूरा मटेरियल जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बिहाफ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम वो सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो जाने वाले हैं, सही है ना। तो नोटिंग आप ये मत सोचना कि नोट्स में मैं लिखूं या ना लिखूं, हाइलाइटर, मल्टी कलर पेन, इनसे आप नोटिंग करते चलो ताकि इन फ्यूचर जब भी आप करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक चीज और मानकर चलना बेटे, मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको अच्छा मटेरियल बना के देने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपको ये मान के चलता हूं बेटे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से नोटिंग करने की जरूरत होती है। आप वैसे ही करते चलिएगा। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरीज जो टॉपिक है। सबसे पहली बात, इसका जो डेफिनेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन 17 में इनकम फ्रॉम सैलरीज टॉपिक के अंडर मैंने डेफिनेशन दिया है सैलरीज का। अगर मैं आपको कल बताऊं तो मैंने आपको सैलरी चार्ट करवाया था। मैंने आपको यह बताया था कि सैलरी में वो सारे अमाउंट जो कि मॉनेटरी टर्म्स हैं या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आपको मिलने वाले हैं, सब कुछ इनकम अंडर द हेड सैलरीज में कवर किया जाएगा। सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? सैलरी इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर हिज सर्विसेज। मतलब अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को उसकी सर्विसेज के बदले में जो भी कंसीडरेशन देगा वो सब कुछ इनकम फ्रॉम सैलरीज में कवर्ड होगा, चाहे तो वो मॉनेटरी टर्म्स में हो चाहे तो वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो, उसे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट मान करके चलने वाले हैं। फर्स्टली तो अपने को इस बात को समझना है। दूसरा, चार्जिंग सेक्शन, किसी भी हेड में एक चार्जिंग सेक्शन होता है बेटे। तो यहां इनकम फ्रॉम सैलरीज में आपका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इनकम फ्रॉम सैलरीज में आपका जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 15 आपके लिए चार्जिंग सेक्शन होगा। सेक्शन 15 आपके लिए चार्जिंग सेक्शन होगा जहां मैंने डेफिनेशन ऑफ सैलरी को रखा है। मैंने आपको बताया कि कोई भी रेमुनरेशन अगर आपको इंप्लॉयर से मिलेगा, सबसे पहली बात हाइलाइटर से इस बात को हाईलाइट करना है, इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप। सबसे पहली बात, कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल तब होगी जब इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप होगा। बेटे अगर एक पर्सन इंप्लॉयर और दूसरा पर्सन इंप्लॉई नहीं है तो इनकम फ्रॉम सैलरी वर्ड नहीं आएगा, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। एक पर्सन इंप्लॉयर और दूसरा इंप्लॉई नहीं है तब तक इनकम फ्रॉम सैलरी वर्ड अराइज नहीं होगा। इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप मस्ट है। जब तक इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक इनकम फ्रॉम सैलरीज वर्ड नहीं आएगा। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, एज पर सेक्शन 15, ये वाली लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही है।
एज पर सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव from the employee from the employer or former employer is taxable on due or receipt whichever is earlier। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, मैं आपको ना एक बात और बता देता हूं, उससे आपको ना काफी हद तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं ना एक बात बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाओ। क्या रहता है बेटे, इनकम टैक्स लॉ में है ना एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। मैं कुछ चीजें पहले बता रहा हूं, ध्यान से समझना, सही है। यहां मैं एक बात लिख रहा हूं, एक बात लिख रहा हूं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए आपके इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 145 है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आपने अकाउंट्स में पढ़ा था क्या? 11th-12th में हम लोग जब पढ़ते हैं, या हम लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं, आप इंटर में भी पढ़ रहे होंगे, दो तरह के मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूवल बेसिस। सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? सुनो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं। एक होते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग, कि आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कर सकते हैं। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है ना बेटे, उसमें हम क्या मान लेंगे कि जितना कैश आ गया वो इनकम और जितना चला गया वो एक्सपेंस, उसके बिहाफ पर हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो किसी की उधार करते ही नहीं है, ना तो किसी को उधार देते हैं ना किसी से उधार लेते हैं, डेटर क्रेडिटर नाम की चीज ही नहीं है। अब जरा सोचो, मेरी बैलेंस शीट में डेटर्स के नाम पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं। एडवांस फीस लिए बिना मैं पढ़ाता ही नहीं, सही बात है ना। और क्रेडिटर के नाम पर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं किसी के पैसे क्यों रखूंगा? दे दो, फारिग करो। ना तो हमने कोई गुड्स परचेज करनी ना सेल करनी। तो जनरली आप सीए बन जाओगे तो आपके डेटर क्रेडिटर ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अपने क्लाइंट का काम किया, फीस ली, बात खत्म। समझ गया मेरी बात? तो जो बिजनेसमैन है उनके डेटर क्रेडिटर होते हैं, उधार सेल परचेज वहां रहता है, प्रोफेशनल में नहीं रहता है। प्रोफेशनल लोग अपने अकाउंटिंग जर्नली किस बेसिस पर बना लेते हैं? कैश बेसिस पर। एक होता है अक्रूवल बेसिस, आप मेरी बात को समझना। एक होता है अकाउंटिंग जिसका नाम होता है बेटे अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में हम लोग डेटर क्रेडिटर को लेकर चलते हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अब सब बच्चे मेरे को ये बताओ, इनकम के हेड कितने होते हैं? इनकम के हेड हैं बेटे 5। 5 हेड में से 2 हेड ऐसे हैं। ये जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, एप्लीकेबल ऑन इनकम, एप्लीकेबल ऑन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अभी अब मेरी बात सुनो एक बार, उसके बाद नोट करने का टाइम दूंगा। एप्लीकेबल ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, और एक आएगा हेड जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पहले लिखो मत, 2 मिनट पहले समझ ले, उसके बाद मैं आपको नोटिंग करने का टाइम दूंगा, है ना। देखो, अपने पास इनकम के हेड है 5, उनमें से 2 हेड ऐसे हैं जिसमें आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपकी जो इनकम है एप्लीकेबल ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये एप्लीकेबल होगा पीजीबीपी हेड पर और ये एप्लीकेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड पर। ये 2 हेड ऐसे हैं जिनके ऊपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल हो सकता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल होने का मतलब कि अगर आप चाहें तो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करें, आप चाहें तो कैश बेसिस अकाउंटिंग करें। मतलब ये 2 जो मेथड है अकाउंटिंग के, ये कितने हेड पर अप्लाई हो सकते हैं? 2 हेड पर, पीजीबीपी पर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये तो नंबर 1 स्टेप हो गया। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरीज, मेरे को लिखने दो एक बार, उसके बाद आप नोटिंग करना। इनकम फ्रॉम, ये पहला हेड। दूसरा,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और थर्ड हमारे पास आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। थर्ड हमारे पास, सॉरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉट अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये तीन हेड ऐसे हैं, आप मेरी बात को समझना, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये तीन हेड ऐसे हैं, इनकम टैक्सेबल, इनकम टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव, whichever is earlier, whichever is earlier is taxable। यानी कि अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये तीन हेड ऐसे हैं जिनके ऊपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनके ऊपर रूल क्या लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। ये तीन में ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, यानी आपका अमाउंट ड्यू हो जाए या आप अमाउंट को रिसीव कर लो, जो पहले होगा, जो ज्यादा होगा, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। यस या नो? हाउस प्रॉपर्टी हेड मैंने इससे पहले पढ़ाया था। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने एक हाउस अपने टेनेंट को रेंट पर दिया हुआ है और टेनेंट ने रेंट नहीं दिया लेकिन वो आपके हाउस में बैठा है, तो उसको अनरियलाइज रेंट नहीं बोलेंगे, एक्रूड रेंट बोलेंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आपका टेनेंट डिफॉल्टर नहीं है, किराया दे देगा, आपका रेंट एक्रूड हो गया, इसी बेसिस पर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानकर इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये तीन हेड मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम का कंप्यूटेशन ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा, जो ज्यादा होगा, उसके बिहाफ पर आपकी इनकम को टैक्सेबल करेगा। ये वाली बात सब बच्चे, सब लोग मेरे को बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? डन कर दूं? कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो बताइए। चलो बेटे मैं आगे, आइए। इतना सब करने के बाद अब अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल, इस बेसिस पर अपन टैक्सेबल करेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन जो हमारा है, अगर आप देखोगे इस चार्जिंग सेक्शन में, यहां मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आपको ये बात बता दी कि इनकम फ्रॉम सैलरी या तो आपकी ड्यू हो जाए या तो रिसीव हो जाए, जो पहले होगा, जो ज्यादा होगा, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। सब लोग पहले मेरे को इतना बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? डन करूं बेटे? अच्छा, उसके बाद हाउएवर फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस ओनली। कुछ ऐसी इनकम है जिन्हें हम किस बेसिस पर टैक्सेबल करेंगे? रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल करेंगे। अब देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी में अमाउंट कैसे टैक्सेबल हो रहा है? ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। लेकिन कुछ इनकम सैलरी हेड में ऐसी हैं जो रिसीव होने पर ही टैक्सेबल होंगी, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आएगा एडवांस सैलरी। अच्छा ये बताओ, एडवांस सैलरी क्या होता है? जो सैलरी इस ईयर की है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर की सैलरी अगर आप करंट ईयर में रिसीव कर लें, उसे हम लोग क्या नाम देंगे बेटे? एडवांस सैलरी। जो सैलरी आपने मंथ के स्टार्टिंग में ली और आपने पूरा मंथ काम कर दिया, ईयर क्लोज हो गया, सैलरी आपकी ड्यू हो गई, आपको रिसीव भी होनी थी, बट आप ले चुके हो एडवांस में, लेकिन उसके बाद आपने काम भी कर दिया, तो ईयर एंड में उसे एडवांस सैलरी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने चाहे एडवांस ली थी लेकिन आपने काम कर दिया, तो वो सैलरी एडवांस नहीं मानी जाएगी। मेरे लिए यहां एडवांस सैलरी का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में आपने 12 मंथ्स की जॉब की है, 12 मंथ्स की सैलरी तो आपने ले ली, चाहे वो पहले ली हो चाहे वो बाद में ली हो,
लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी, कुछ मंथ्स की सैलरी आपने आज ही एडवांस अगर टेक ओवर कर ली तो वो रिसीव बेसिस पर करंट ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। प्रैक्टिकली वो ड्यू कब होगी, है तो वो अगले सालों की सैलरी, लेकिन अगर आपने एडवांस ले ली तो इसमें रूल क्या लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। एडवांस आपने आज ही रिसीव कर लिया तो रिसीव बेसिस पर ही हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। तो एडवांस सैलरी ड्यू तो नहीं हुई है, ड्यू तो वो अगले साल में होगी, जब तुम काम करोगे तब आपकी वो सैलरी ड्यू होगी, लेकिन क्योंकि आपने आज ही एडवांस ले ली तो वो रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल। सब लोग बताओ क्लियर है क्या? नंबर 2 यानी कि एडवांस सैलरी जब तक रिसीव नहीं होगी तब तक टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ड्यू तो वो हुई नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, पूरा डेफिनेशन क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। अब एडवांस सैलरी ड्यू कब होगी, जब आप काम करोगे। काम को कब करोगे पता नहीं, बट पैसे तुम्हारे हाथ में आज ही आ गए, तो वो आज ही आ गए, रिसीव बेसिस पर आपने उसके ऊपर आज ही टैक्स लगा देना है। सब बच्चे बताओ यस या नो। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें, एक वर्ड है एरियर ऑफ सैलरी। एक वर्ड क्या है बेटे, एरियर। एरियर किसको बोलेंगे, एरियर का मतलब होता है बेटे आउटस्टैंडिंग वर्ड, जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, एरियर ऑफ सैलरी जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि इंप्लॉयर ने सैलरी पहले आपको दी नहीं थी, आपने काम कर दिया, इंप्लॉयर आपको सैलरी दे नहीं रहा था, वो सैलरी आज आपको दी, उसको एरियर ऑफ सैलरी नहीं बोलते, वो तो अनरियलाइज्ड है या वो एक्रूड है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटे, एरियर का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एरियर ऑफ रेंट भी पढ़ाया था मैंने हाउस प्रॉपर्टी में। एरियर ऑफ रेंट क्या था कि हमने आज कोई नया रेंट एग्रीमेंट किया जो इफेक्ट करता है प्रीवियस ईयर से, तो उसे हम लोग एरियर ऑफ रेंट बोलते हैं। एरियर ऑफ सैलरी क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बड़ा सिंपल सा। मेरे पास एक इंप्लॉई है, उसकी सैलरी मैं देता हूं 10,000 रुपए पर मंथ। अभी मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल को वो आया, बोलता है सर मेरी जो सैलरी है ना अब बढ़ा दो आप। तो मैंने बोला यार सही बात बताओ ना, मैं तो कुछ दिनों से सोच रहा था कि तेरी सैलरी बढ़ा दूं, बट मैं बढ़ा नहीं पाया, मैं सोच तो 1 साल से रहा हूं। तो मैंने एम्प्लॉई ने बोला कि सर फिर एक काम करो, पिछले 1 साल से बढ़ा दो, यानी कि पिछले 1 साल से आप मेरे को सैलरी दे रहे हो 10,000, कितनी बढ़ाओगे? मैंने बोला चल तेरी सैलरी ना 12 कर देते हैं, 12 कर देते हैं। तो बोलता है सर एक काम करो, आपने पिछले साल पूरे ईयर मेरे को कितनी सैलरी दी है, 10,000 पर मंथ दी है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं 12 दूं। तो चलो एक काम कर दो, जो डिफरेंस अमाउंट है ना पहले तो आप मेरे को वही दे दो। दैट मींस 2,000 पर मंथ का डिफरेंस आ गया, तो ईयर में डिफरेंस कितना आ गया बेटे, 24,000। पहले तो आप मेरे को वो दे दो। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? और प्लस इस साल से तो 12 कर ही दो, हाँ या ना? तो आप और इंप्लॉयर इस बात के लिए एग्री भी हो गया, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हुई फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आने की वजह से जो प्रीवियस ईयर्स का डिफरेंस था वो आपको कब मिला, आज। क्या वो लाइफ में पहले कभी ड्यू हुआ था, क्या कभी रिसीव हुआ था? वो आज ही रिसीव हुआ, यस या नो? तो एरियर ऑफ सैलरी, अभी आप टेंशन मत लो, इतनी सी बात बता के एरियर ऑफ सैलरी खत्म नहीं करूंगा। एरियर ऑफ सैलरी जो है उसके ऊपर मैं आपको यहां लिख लो एक बात, कंप्यूटेशन ऑफ, यहां एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये भी मैं आपको कंप्यूट करवाऊंगा। सही है, एरियर ऑफ सैलरी आपको मिली तो उसके ऊपर एक रिलीफ भी कंप्यूट करवाऊंगा। क्या रिलीफ होता है बताऊं? ये तो मैं बात कर रहा था 10,000 की, आपकी सैलरी 50,000 भी तो हो सकती थी। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है और आपका इंप्लॉयर ये कहता है आपकी सैलरी 60,000 होनी चाहिए और ये प्रीवियस 3 ईयर से होनी चाहिए। तो आप बोलते हैं सर फिर डिफरेंस अमाउंट मेरे को दे दो। इंप्लॉयर ने 3 साल का डिफरेंस अमाउंट आपको दे भी दिया और करंट ईयर की सैलरी 60,000 भी कर दी।
लेकिन जरा सोचो करंट ईयर में आपके हाथ में कितने पैसे आ गए? 60,000 पर मंथ के रेट से करंट ईयर के 7,20,000। और जो 3 साल का डिफरेंस है, पिछले 3 साल से आपको सैलरी कितनी मिल रही है? 50। होनी कितनी चाहिए थी? 60। 3 साल में 10,000 रुपए पर मंथ का डिफरेंस अगर आप निकालोगे, 36 मंथ्स का डिफरेंस 3,60,000। इंप्लॉयर ने आपको 3,60 भी दे दिए, करंट ईयर वाले भी दे दिए, तो भैया आप तो हाई स्लैब रेट में चले गए। अब आपको ये दुख हो रहा है कि ये जो एरियर वाले पैसे जो मेरे को आज मिले, अगर ये एरियर वाले पैसे उन पर्टिकुलर ईयर्स में मिल जाते, शायद मेरा टैक्स कम रहता, क्योंकि मैं लोअर स्लैब रेट में रहता। यस या नो? और अभी वो सारा पैसा इकट्ठा कम्युलेटिवली मिल रहा है, तो मैं हाई टैक्स स्लैब में चला गया। तो आपको ये तकलीफ हो गई कि सर एरियर का पैसा मेरे को आज मिलने की वजह से मैं हाई टैक्स ब्रैकेट में चला गया। और अगर यही वाले पैसे आप पर्टिकुलर ईयर्स में दे देते तो शायद मेरा टैक्स कम लगता। अब इंप्लॉयर के वजह से मेरा तो टैक्स ज्यादा लग गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां भी एक प्रोविजन दिया हुआ है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। मतलब मैं आपको ये कैलकुलेट करवाऊंगा, मैं बोलूंगा चलो टेंशन मत लो, क्या होगा जो पैसे एरियर वाले आपको आज मिले, अगर वो पर्टिकुलर ईयर में मिल जाते तो कितना टैक्स बनता, और आज मिले तो कितना टैक्स मिला बना, दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब कितना ज्यादा आपके ऊपर टैक्स लग गया, आपकी वो तकलीफ दूर कर देते हैं। उतना रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मैं आपको दिलवाने वाला हूं, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आगे जब चैप्टर खुलेगा इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि एरियर ऑफ सैलरी जब मिलता है तो 89 में रिलीफ कैसे क्लेम करोगे, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। समझ गए? बट एरियर ऑफ सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल हो रहा है? रिसिप्ट बेसिस पर। ये वाली बात ध्यान रखनी है। नंबर 3, एक वर्ड आता है लीव इनकैशमेंट। अच्छा, लीव इनकैशमेंट क्या होता है? आपको आपने सुना है पहले कभी इसके बारे में? चल निखिल बता, पेड लीव क्या होती है? मतलब पेड लीव का मतलब आप ये कह रहे हो कि सर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को कोई लीव दे रहा है, और अगर इंप्लॉई वो लीव ले ले तो उसकी सैलरी कट नहीं होगी। सही है? चल मैं तेरे को एक एग्जांपल और पूछता हूं। मैं एक कंपनी में इंप्लॉई हूं, ठीक है ना, और घर से परेशान इंप्लॉई, मतलब घर तो मैं रहना ही नहीं चाहता, छुट्टी में लेना ही नहीं चाहता। अब हमारी कंपनी का हमारी कंपनी का रूल ये है कि हमारी कंपनी जो है वो एक इंप्लॉई को 1 साल में 20 छुट्टी अलाउ करती है कि भी अगर 1 साल में 20 छुट्टी आप लोगे तो आपकी सैलरी उनकी कट नहीं होगी, है ना। मैं घर से परेशान इंप्लॉई, मैं कहता हूं सर 20 छुट्टी, मैं एक भी छुट्टी नहीं लेता, जो छुट्टी आप मेरे को अलाउ कर रहे हो ना मैं वो छुट्टी लूंगा ही नहीं, मैं तो उस दिन भी आके काम करूंगा। बताओ क्या आप मेरे को 20 दिन के एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे? आपको मेरी बात समझ में आ गई? भाई 1 साल में 365 दिन है, आप मेरी बात समझो। आप मेरे को 1 साल में 20 छुट्टी अलाउ कर रहे हो कि अगर आप 1 साल में 20 छुट्टी लेते हो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, एलटीसी की वजह से, आप कैसे भी अगर 20 छुट्टी लेते हो तो आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, है ना, पैसे नहीं डिडक्ट होंगे। मैं कहता हूं सर डिडक्ट करने के बाद छोड़ो, मैं छुट्टी लूंगा ही नहीं। समझ गया मेरी बात? मैं छुट्टी लूंगा ही नहीं। आप मेरे को छुट्टी दे रहे हो, मैं कहता नहीं चाहिए, मैं उस दिन में भी आके काम कर दूंगा। आप मेरे को ये बताओ क्या मेरे को उस दिन के एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे क्या? आप छुट्टी दे रहे हो और तो भी सैलरी दे रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं छुट्टी नहीं लूंगा, वो दिन भी आके मैं काम कर लूंगा, मेरे को घर में कोई काम नहीं, बिल्कुल वेला हूं मैं। सही है ना? तो क्या आप उन दिनों के एक्स्ट्रा पैसे आप मेरे को दे दोगे क्या? सही है ना? तो अब इसके ऊपर एक रूल आएगा लीव इनकैशमेंट का। इंप्लॉयर कहता है जी बिल्कुल दे देंगे, हम समझ गए आप कितने परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लीव इनकैशमेंट कर देंगे। अब पहले मेरी बात सुनो, लीव इनकैशमेंट दो तरह से होगा। जब चैप्टर खुलेगा एक एक करके सारे पॉइंट आएंगे। क्या होगा कि इंप्लॉयर ने आपको पेड लीव दे दी। सबसे पहले निखिल ने बिल्कुल सही बताया कि सर पेड लीव का मतलब यह होता है कि जिसमें इंप्लॉयर आपको लीव दे रहा है और उसके बदले में आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन इंप्लॉई ये कहता है कि सर मैं तो उस दिन में भी आके काम कर सकता हूं, तो क्या मेरे को उस दिन के एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे? तो हमने बोला यस, आपको उस दिन के भी एक्स्ट्रा पैसे
मिल जाएंगे। वो पैसे लेने कब है, चाहिए कब है, ये बताओ। अब आप उसको ईयर टू ईयर इन कैश करवा सकते हो। अब इस ईयर आपने काम किया, आपको 20 पेड लीव मिली। कितनी लीव मिली? 20। 5 लीव आपकी पूरे साल में लग गई, 5 छुट्टियां आपको लेनी पड़ गई। बच गई कितनी? अब 15 छुट्टियां ईयर के एंड में बची हुई हैं जो आपने नहीं ली। आप इंप्लॉयर को जाके क्या बोलोगे? सर इन 15 दिनों के पैसे दे दो। दैट मींस इनकैशमेंट ऑफ लीव। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? पहली पॉसिबिलिटी आपके पास है। एक पॉसिबिलिटी और भी है, जो लीव बच गई आप उसको कैश ना करो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब पहले साल में आपको लीव कितनी बची मिली थी? 20। अवेल कितनी कर ली? 5। बच गई कितनी? 15। क्या कर दिया आपने? कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर में फिर 20 लीव हो गई। अब टोटल आपके पास कितनी हो गई? 35। उनमें से मान लो 5 फिर आपने ले ली, कितनी बच गई? आपने फिर कैरी फॉरवर्ड कर दी। मतलब जो लीव बची हुई है आप उसको अगेन एंड अगेन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? अब जो लीव बच गई आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते चलो, और इन फ्यूचर जब भी आपको लीव की जरूरत हो, आपने कभी फैमिली में देखा हो, सुना हो कि आपके पेरेंट्स अगर जॉब में हैं, तो क्या होता है, जॉब में जब आपके पेरेंट्स होते हैं तो आपको कोई घर में फंक्शन है, काम है, तो आपने कभी कहते सुना, कोई बात नहीं मैं छुट्टी ले लूंगा, मेरी छुट्टियां बची हुई हैं, है ना? मतलब वो क्या, किस चीज की छुट्टी बची हुई है? वो पेड लीव वाली बची हुई है। फिर लीव आप ले सकते थे, आपने लिया नहीं है, तो वो लीव आपकी बची हुई है। अब आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है। फिर लीव आप कैरी फॉरवर्ड करते चलो, और क्या होगा इन फ्यूचर, जब भी आपको लीव की जरूरत है, आप जो कम्युलेटिव लीव पड़ी हैं उनको आप अवेल कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। छुट्टियां बची हुई है, मैं तो छुट्टी लूंगा भाई, मेरी बची हुई है। यस या नो? और एक काम ये हो सकता है, अब ऐसे करते करते लीव कम्यूट करते गए तो वो इकट्ठी हो जाएंगी। अब पहले साल 15 छुट्टियां बच गई, सुनो मेरी बात, तो कैरी फॉरवर्ड कर दी। अगले साल फिर 20 मिली, 35 हुई, 5 अवेल की, 30 फिर बच गई। अब यार आपको ऐसे करते करते 10 साल में तो हो सकता है 300-400 छुट्टियां बच जाए, हो सकता है ना? तो अब जो बच गई, सुनो मेरी बात, जो बच गई आपके पास वो अवेल करने का टाइम ही नहीं है आपके पास, तो अब क्या करेंगे? एट लास्ट ये हो सकता है लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी आप उन लीव को इन कैश करवा सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है वो लीव इकट्ठी होते 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 रिटायरमेंट आ गया और वो छुट्टियां आपसे ली नहीं गई, तो रिटायरमेंट के दिन वो पूरा का पूरा जो लीव बची हुई है उसको इंप्लॉयर क्या कर देगा? इनकैशमेंट। वो रिटायरमेंट के दिन एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट वो बन जाएगा कि वो पैसा, जो छुट्टियां आपने, मान लो 500 छुट्टियां बची हुई हैं पूरी लाइफ की, तो इसका मतलब पूरी लाइफ में आपने इंप्लॉयर के लिए 500 डेज एक्स्ट्रा काम किया, तो इंप्लॉयर आपको उन 500 डेज के पैसे अलग से और दे देगा। यस या नो? तो लीव इनकैशमेंट, दो बातें ध्यान रखना, ड्यूरिंग द सर्विस भी हो सकती है और लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी हो सकती है। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? लेकिन रूल दोनों के लिए अलग अलग है। सुनो, अभी तो मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं। लीव इनकैशमेंट अगर आप करवाओगे, जिस ईयर में करवाओगे, रिसीव पैसे हो जाएंगे, उस बेसिस पर टैक्सेबल है। लेकिन देखो मैंने मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, देखिए, इनकैशमेंट ऑफ लीव बिफोर रिटायरमेंट इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। रिटायरमेंट से पहले कभी भी अगर आप लीव इनकैशमेंट करवाते हैं ड्यूरिंग द सर्विस, आप इंप्लॉई हैं, आपकी छुट्टियां बची हुई हैं, आपने उन लीव को इन कैश करवा दिया, तो वो अमाउंट आपके लिए क्या होगा? टैक्सेबल। हाउएवर सच सैलरी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। ये हम पढ़ेंगे। लीव इनकैशमेंट अगर आप रिटायरमेंट के दिन करवाएंगे तो आपके ऊपर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA एप्लीकेबल होगा। एक बात दिमाग में सेट कर लो, ये जो सेक्शन 10 है ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है। सेक्शन 10 क्या, किस चीज का सेक्शन है? एग्जेम्पशन। जो इनकम सेक्शन 10 में कवर्ड हो गई, समझ लो उसके ऊपर एग्जेम्पशन का रूल लगेगा। सही है? अब आपको अभी इतना ध्यान रखना है
लीव इनकैशमेंट किस बेसिस पर टैक्सेबल होनी है? रिसिप्ट बेसिस पर। ड्यूरिंग द सर्विस अगर आप लीव इनकैशमेंट करवाएंगे तो वो आपके लिए टैक्सेबल। सब बच्चे फटाफट से बता दो क्लियर है क्या? इसके अलावा बोनस, ये हाईलाइट कर लो पॉइंट, बोनस ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को किसी भी तरह का कोई बोनस देगा तो बोनस ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। पेपर में आपका कुछ पोर्शन मल्टीपल चॉइस भी है, पता है आपको? टैक्स का कितने नंबर का पेपर मल्टीपल है? 30 मार्क्स का। कितना है? 30 मार्क्स का है। और 30 के 30 मार्क्स का पेपर, 30 में से 30 आने चाहिए, उसके ऊपर अपन अलग से मेहनत करेंगे और 30 में से 30 आने चाहिए उसके अंदर। समझ गए? अभी आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ सेक्शन 15 में क्या रूल है, वापिस से रिवाइज करके फटाफट से फारिग करते हैं। सेक्शन 15 पहली बात कहता है भैया इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए, चार्जिंग सेक्शन है ये। दूसरी बात ये कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। क्लियर? बट एक्सेप्शनल है 4 बातें जिसमें आपको सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल करनी है? रिसिप्ट बेसिस पर। कौन सी 4 बातें? एडवांस, एरियर, इनकैशमेंट ऑफ लीव और बोनस। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो ऑलवेज किस बेसिस पर टैक्सेबल होंगे? रिसिप्ट। पैसे आ गए तभी टैक्स लगेगा वरना तो टैक्स नहीं लगेगा। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? अब मैं चैप्टर खोलना स्टार्ट करूं, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को क्या देगा, कितना टैक्सेबल, वो रूल मैं आपको बताऊं उससे पहले बेटे मेरे को लगता है इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो पहले आपको पता होनी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन में ही मैंने लिखा कि रिलेशनशिप ऑफ इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की सबसे पहली बात क्या है कि जब तक इंप्लॉयर और इंप्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक इनकम फ्रॉम सैलरी हेड अराइज नहीं होगा। ये देखिएगा, एन इनकम कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरीज ओनली देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर और पेई के बीच में रिलेशनशिप इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई का होना चाहिए। इफ दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट द इनकम वुड नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो आपके लिए सैलरी हेड नहीं आएगा। द रिलेशनशिप ऑफ इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई शुड बी मास्टर एंड सर्वेंट। इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई का जो रिलेशनशिप होता है वो मास्टर एंड सर्वेंट का होता है। मास्टर और सर्वेंट में मास्टर वो पर्सन होता है जो डायरेक्शन देता है और सर्वेंट वो पर्सन होता है जो उसकी डायरेक्शन को फॉलो करता है। मास्टर बताता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, सही है ना? डायरेक्शन क्या बताएगा, क्या करना है, डायरेक्टर बताएगा ना क्या करना है और कैसे करना है, और जो सर्वेंट होगा वो उसी को फॉलो करके चलने वाला है। ये देखिए, अ मास्टर इज वन हु इज नॉट ओनली डायरेक्ट व्हाट एंड व्हेन द थिंग इज टू बी डन बट हाउ इट इज टू बी डन, एंड सर्वेंट इज द पर्सन हु इज बाउंड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मास्टर। देखिए मतलब ये कि मास्टर इंस्ट्रक्शन देगा और आपको जो सर्वेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, आप में और मेरे बीच में मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। मतलब आपको मैं प्रोफेशनल सर्विस तो दे रहा हूं बट आप मेरे को ये नहीं बता सकते सर आपको ऐसे पढ़ाना है, या आपको पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाना है, या पहले सैलरी पढ़ाना है, आप पहले हमने आपको फीस दिया, पहले तो डिडक्शन पढ़ाओ, हम बताएंगे क्या पढ़ाना है। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, सही है? बट अगर मैं चाहूं तो मेरे इंप्लॉई को, जिसको मैंने इंप्लॉई रिक्रूट कर सका है, मैं उसको कोई भी डायरेक्शन दे सकता हूं जो उसके काम का है। सही बात है ना? मतलब जिसको मैंने एज ए एम्प्लॉई रिक्रूट कर दिया तो उसको मैं डायरेक्शन दूंगा कि भाई आपको पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, और ये काम आपको ऐसे करना है। समझ गए मेरी बात? यानी अगर मैं किसी स्कूल में टीचर होता है ना, और प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला के मेरे को कह दिया कि सर आपको पहले पार्टनरशिप नहीं पढ़ाना, पहले कंपनी पढ़ाना है, तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि मेरे ऊपर एक मास्टर बैठा है जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और मेरे को उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंप्लॉयर और इंप्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कवर्ड होना है। एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इन द केस
ऑफ लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज, आप अगर एक कॉलेज के लेक्चरर हैं, हु इज ऑल्सो अपॉइंटेड अ वाइस प्रिंसिपल in college and get vice principal allowance, the allowance would be taxable under the head salary. कॉलेज के लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया और एज अ वाइस प्रिंसिपल उसको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसा मिल तो इंप्लॉयर से ही रहा है ना, इंप्लॉयर इंप्लॉई के रिलेशनशिप में मिल रहा है, तो भैया वो आपके लिए कौन से हेड का पार्ट होगा, सैलरी का। एक बात बताओ, एक कॉलेज का लेक्चरर है सीनियर, और यूनिवर्सिटी ये कहती है कि इस साल आप हमारी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर सेट करोगे, और कॉलेज का लेक्चरर यूनिवर्सिटी के लिए पेपर सेट करेगा, और उसको पेपर सेट करने के बदले में यूनिवर्सिटी से रेम्युनरेशन मिलेगा, तो वो रेम्युनरेशन उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आप इंप्लॉई कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय थोड़ी ना हो। यूनिवर्सिटी ने आपको काम दे दिया कि भाई आप जो है हमारे लिए पेपर सेट कर दो, उसके बदले में यूनिवर्सिटी आपको पैसे भी दे रही है, आपकी वो इनकम भी है, लेकिन क्या वो इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगी? कौन से हेड में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, आपका सीए इंटर का एग्जाम होगा, हिसार एग्जाम सेंटर भरोगे, एग्जाम सेंटर क्या बनेगा? हिसार का कोई स्कूल या कॉलेज। आपका एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? आईसीएआई। अब आईसीएआई ने स्कूल को सेंटर बनाया, वहां ड्यूटी किसकी आएगी? स्कूल के स्टाफ की। स्कूल के स्टाफ को ड्यूटी देने के बदले में पैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे? आईसीएआई से मिलेंगे। अब स्कूल के लेक्चरर को पैसे तो मिले ड्यूटी के, लेकिन क्या वो उसको इंप्लॉयर से मिले? क्या वो स्कूल का जो टीचर है, क्या वो आईसीएआई का इंप्लॉई है? लेकिन आईसीएआई ड्यूटी देने के बदले में उसको पैसे जरूर दे रहा है, तो स्कूल टीचर को जो इनकम मिली वो किससे मिली भाई? अदर देन इंप्लॉयर। यस या नो? प्रवीण तो इस बेंच पे आ जा। अगर आईसीएआई के मतलब आईसीएआई ने ऐसे पर्सन को ड्यूटी देने के बदले में फीस पे की है जो कि उसका इंप्लॉई नहीं है, और उस पर्सन के लिए, उस टीचर के लिए क्या आईसीएआई से मिलने वाला पैसा सैलरी हेड में जाएगा? सिर्फ इन सारी बातों के पीछे एक ही बात है, क्यों नहीं जाएगा सैलरी हेड में? क्योंकि इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप कवर नहीं होता। यानी अगर कोई भी इनकम आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल करना है, सबसे पहली कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप। चार्जिंग सेक्शन आपको हेड में एंट्री दिलवाता है। जब मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ाता था इससे पहले, तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई बार बार। चार्जिंग सेक्शन है भैया 22, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी हेड में एंट्री दूंगा, वरना हेड में एंट्री नहीं दूंगा, बताया था ना मैंने। इसी तरह से सैलरी हेड में एंट्री तभी दूंगा जब आप इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप को कवर करेंगे। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिंस, अब ये वाला जो पैराग्राफ है क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली बात थी, वो मैंने ओरली आपको पहले ही बता दी। चलो, इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप होना जरूरी है। अच्छा एक बात बताना, आप लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा है? एबीसी 3 पार्टनर है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते थे। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे सकता है नहीं दे सकता? एक्टिव पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर जब आपकी फर्म के लिए काम करेगा तो फर्म अपने एक्टिव पार्टनर को सैलरी देगी, देगी या नहीं देगी? अब वो फर्म से मिलने वाली सैलरी पार्टनर के हाथ में आएगी। पार्टनर के लिए इंडिविजुअल इनकम है, पार्टनर उसको कौन से हेड में टैक्सेबल करे? क्या पार्टनर उसे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने चार्जिंग सेक्शन 15 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फर्म में आप इंप्लॉई नहीं है, एक्टिव पार्टनर फर्म का इंप्लॉई नहीं है। इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए। आप मेरी बात समझो, विशेष एकेडमी लर्निंग एलएलपी के नाम से मैंने बना रखा है फर्म, जिसमें 2 पार्टनर हैं। मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं ज्यादा काम करता हूं, मेरे को उसके बदले में एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ज्यादा काम करता हूं ना मैं, तो मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। लेकिन सैलरी मिलती किससे? फर्म से, जिसमें मैं एज अ ओनर भी हूं। प्रैक्टिकल देखा जाए तो क्या विशेष लर्निंग एलएलपी में मैं इंप्लॉई हूं? क्या एज अ इंप्लॉई मेरे को सैलरी मिलती है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में पहली कंडीशन ही क्या है?
इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप। मैं खुद ही तो इंप्लॉयर हूं, एक तरह से देखा जाए खुद ही मैं इंप्लॉई हूं। वहां एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में आप इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई की रिलेशनशिप वाली कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे। पार्टनर जो होता है वो फर्म में प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन में होता है, इंप्लॉयर इंप्लॉई के रिलेशन में नहीं होता। तो मेरी बात को समझना, अगर एक इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है, सैलरी हेड नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं छोड़ेंगे हम, टैक्स तो लेंगे, हेड बदल जाएगा। यस या नो? तो पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप नहीं है, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। कौन से हेड में जाएगी? पीजीबीपी हेड में। उसके पीछे क्या लॉजिक है? पीजीबीपी हेड का चार्जिंग सेक्शन होगा, वहां मैं बताऊंगा कि किस रीजन की वजह से वो पीजीबीपी हेड में चली गई, सैलरी में नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है? इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। अब बोले सर फिर कौन से में आएगी? पीजीबीपी में आएगी। अब बोले क्यों आएगी? उसके लिए मेरे को क्या पढ़ाना पड़ेगा? पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। तब आपको समझ में आएगा कि वो पीजीबीपी में क्यों आई। सब लोग बताओ क्लियर है क्या? तो अभी अपने को यह समझना है, अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी हेड में तो कम से कम नहीं है। देखिए, रेमुनरेशन ऑफ अ पार्टनर not taxable under the head salary. There is no employer employee relationship between the partner and partnership firm. As per explanation 2 of section 15, any salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called due to or received by the partner of a firm from the firm shall not be regarded as salary. अगर किसी भी पार्टनर को फर्म से सैलरी मिलती है तो उसके लिए वो सैलरी हेड में कवर्ड नहीं होगा। सब बच्चे बता दो क्लियर है क्या? हाँ या ना? अभी आप सुनते जाओ। अच्छा दूसरा, अच्छा आप ये बताओ, आपने एमपी एमएलए सुना है? अभी परसों इलेक्शन का रिजल्ट है, कल ही इलेक्शन का रिजल्ट है यूपी वाले का, बाबा आएंगे वापसी, है ना? तो ऐसी माहौल बना रखा है कि भाई बाबा योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो बीजेपी वाली यूपी में दोबारा आएगी। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी बात को समझना। अब कल जब इलेक्शन होगा तो उसमें से जो लोग विनर होंगे वो एमएलए बनेंगे। कल विधानसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला ना, यूपी विधानसभा का, तो वो जो लोग जीत कर आएंगे वो लोग क्या होंगे? एमएलए। अब जितने भी एमएलए होते हैं उनको सैलरी मिलती है, पता है आपको ये बात? एमपी और एमएलए, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? एमएलए का काम और एमपी का काम क्या होता है? एमएलए जो होता है वो अपने स्टेट के लिए ही काम करता है, उसका दायरा सिर्फ स्टेट तक होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो जो एमएलए होगा उसका दायरा सिर्फ अपने स्टेट तक होता है जनरली। और जो एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पूरे देश की है, तो इसलिए जो एमपी का दायरा होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है। सही है? अभी तो आपको बेसिक इतनी बात पता होनी चाहिए बस। तो एमपी एमएलए जितने भी लोग हैं सबको भैया क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। लेकिन एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी एमपी एमएलए के हाथ में जाकर के टैक्सेबल भी होगी, क्योंकि इनकम है तो टैक्सेबल तो है। लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल है? क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है? नहीं। और उसका फिर वही रीजन कि एमपी एमएलए इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई रिलेशनशिप में नहीं है। अगर आप थोड़ी सी पुराने जमाने की सन्नी देओल की मूवी देखोगे ना, तो सन्नी देओल की मूवी में अगर सन्नी देओल को किसी मूवी में आपने इंस्पेक्टर का रोल दे दिया तो वो डीएसपी से कम का रोल नहीं लेता था। सही है ना? और उस मूवी में जब तक वो 2-4 एमपी एमएलए को धमकाना देना जोर से, मैं इंडियन हूं इंडियन, तब तक उसको फील नहीं आता था। समझ गए? तो वहां एक बड़ा डायलॉग फेमस होता था, भला मेरा तुम क्या करो ज्यादा, ट्रांसफर ही करोगे कर दो, तुम्हारी तो सरकार ही 5 साल की है, उसके बाद देख लूंगा मैं। दैट मीन्स एमपी एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनका काम होता है भैया, आप तो आप नॉमिनेट होकर आए हो, पब्लिक ने आपको चुना है, आप नॉमिनेट होकर आए हो। अगली बार हो सकता है पब्लिक आपको ना चुने, तो आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आप भी एमपी एमएलए के पद से हटा दिए जाओगे।
मतलब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। जब तक आप एमपी एमएलए हैं आपको एज अ एमपी एमएलए सैलरी मिलेगी। अब मेरी बात को समझना, अब एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी आपके लिए सैलरी हेड का नहीं होगी। रीजन बीइंग कि आप गवर्नमेंट या किसी भी इंप्लॉयर के अंडर एज अ एम्प्लॉई काम नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके लिए गवर्नमेंट आपको एज अ सैलरी अमाउंट तो दे रही है, लेकिन वो अमाउंट आपके लिए सैलरी हेड का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के इंप्लॉई नहीं है। यस या नो? चलिए तीसरा, सैलरी ऑफ जज। जज को मिलने वाली सैलरी, अब जज को मिलने वाली सैलरी कौन से हेड में जाएगी? जज को मिलने वाली सैलरी सैलरी हेड में ही रहेगी, क्योंकि जज जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपॉइंटेड पर्सन होता है। जज जो है वो गवर्नमेंट का इंप्लॉई है, तो जज को मिलने वाली सैलरी जो है वो सैलरी हेड में ही रहेगी। पता है ये जो पॉइंट मैं बताता रहता हूं ना, ये बच्चों के क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं उनको नोट्स का पार्ट बनाता रहता हूं कि सर मैंने बताया एमपी एमएलए को सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी का पार्ट नहीं है। तो एक बच्चे ने बोला अच्छा ये बताना जज को मिलेगी तो किस में जाएगी, है ना? तो इसलिए मैंने उसको पॉइंट को नोट्स का पार्ट डाल दिया। ये पॉइंट मैं नहीं भी डालता तो भी, अब कोई बोलेगा सर डीसी को सैलरी मिलेगी तो किस में जाएगी, तो भैया डीसी जो है आईएएस ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट इंप्लॉई है, तो उसको मिलने वाली जो सैलरी है वो सैलरी हेड का पार्ट रहेगी। यानी कि जब आप पैसा कमा रहे हो इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई के रिलेशनशिप से, तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कवर्ड होंगे। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? अच्छा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सैलरी। सैलरी के रिगार्डिंग देखो, मैं फिर कह रहा हूं जब मैं खोलना स्टार्ट करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि भैया सैलरी हेड है या नहीं है। तो इसलिए सैलरी हेड को लेकर के जितनी भी बेसिक बातें ना पहले बताऊंगा सारी। अब जैसे क्या है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सैलरी, रिसिप्ट फ्रॉम द पर्सन अदर देन इंप्लॉयर। एक बात बताओ, अगर कोई सैलरी आपको इंप्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से मिल जाए, किसी तरह का कोई रेमुनरेशन उस पर्सन से मिले जिसके आप इंप्लॉई नहीं है, तो क्या वो रेमुनरेशन आपके लिए सैलरी हेड का पार्ट होगा? नहीं होगा। यानी कि पहली कंडीशन चिल्ला चिल्ला के बार बार बता रहा हूं, सेक्शन 15 में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना जरूरी है। यानी मैंने लिखा कि परक्यूजिट और प्रॉफिट और रेमुनरेशन receive from the person other than employer will be taxable under the head income from other sources. For example, remuneration received by the professor of a college for acting as examiner in the university. एक काम करना, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ओब्लिक करके लिख लो पीजीबीपी, एज द केस में भी, एज द केस में भी, ऐसा लिख लो। मतलब इंप्लॉई को इंप्लॉयर के अलावा जो अमाउंट मिलता है जर्नली वो अदर सोर्स में है, लेकिन वो पीजीबीपी हेड में भी टैक्सेबल हो सकता है एज द केस में भी। जैसे कि एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, शाम को ट्यूशन देता है, सही है। अब वो टीचर जब स्कूल में पढ़ाएगा, इंप्लॉयर से सैलरी मिलेगी तो वो कौन से हेड में जाएगी? स्कूल से सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी हेड का पार्ट है। दिन में वो ट्यूशंस पढ़ाता है, प्रोफेशनल सर्विस देता है, ट्यूशन फीस आएगी, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो सकती है। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? चलिए, तो पहली बात, इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई से मिले तभी सैलरी है, वरना तो सैलरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 2, पेमेंट मेड टू इंप्लॉई, विडो और लीगल हायर। ऐसा हो सकता है कि इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई की डेथ के बाद कोई पैसा उसके विडो को या उसके लीगल हायर्स को पे करे, पॉसिबल है। एक इंप्लॉई है, उसकी ऑन द स्पॉट जॉब के दौरान, सर्विस के दौरान डेथ हो गई। अब सर्विस के दौरान डेथ हो गई तो वो सारे बेनिफिट, वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट कह लो या वो सारी वैल्यूज जो भी इंप्लॉई को मिलने वाली थी, अब वो सारे वैल्यूज हम किसको देने वाले हैं? उसके नॉमिनी को, उसके लीगल हायर्स को, उसकी विडो को। तो वो पैसा जो उसके नॉमिनी को हम पे करेंगे, उसके लिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इंप्लॉई को मिलता तो वो सैलरी था, लेकिन अगर इंप्लॉई के अलावा किसी अदर पर्सन को मिलेगा तो वो सैलरी हेड का पार्ट नहीं होगा। ये देखिएगा लमसम,
पेमेंट मेड बाय द कंपनसेशन or otherwise to the widow or legal heirs of employee who dies while still in active service will not be taxable under the head salary. वो सैलरी हेड का पार्ट नहीं होगा. इसके अलावा एक पॉइंट है सरेंडर ऑफ सैलरी. देखो सरेंडर ऑफ सैलरी के बारे में मैं ज्यादा कुछ ना बताकर सिंपल कुछ बातें बताता हूं. सरेंडर वो अमाउंट है जो इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को ना तो ड्यू कर रहा है ना रिसीव कर रहा है. सरेंडर ऑफ सैलरी एक्चुअल में क्या होता है बेटे कि इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉई को सैलरी दी नहीं किसी भी रीजन की वजह से. जब अपन इंप्लॉई के साथ सर्विस एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट में एक सरेंडर का प्रोविजन होता है कि किसी भी पीरियड में अगर इंप्लॉयर चाहे तो इंप्लॉई का एक पार्ट सरेंडर करवा सकता है. हो सकता है कि हमारी कंपनी कुछ कोई एक्टिविटी कर रही हो जिसमें हमें फंड्स की जरूरत है तो हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन किससे ले लें, इंप्लॉई से. तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम आपको सैलरी देते हैं 10,000 रुपए पर मंथ. हर महीने आपकी सैलरी 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है. इस मंथ हमने बोला कि हम आपकी सैलरी का 2,000 रुपए का पार्ट सरेंडर करवाएंगे और आपको 8,000 रुपए हमारी तरफ से इस मंथ दिए जाएंगे. वो 2,000 रुपए हमने आपके सरेंडर करवा लिए. इंप्लॉयर के पास राइट है ऐसा करने का. अब आपकी सैलरी का 2,000 रुपए का अमाउंट अगर हमने सरेंडर करवा लिया तो जो अमाउंट सरेंडर करवा लिया ना तो वो ड्यू होगा ना तो वो रिसीव होगा ना ही वो टैक्सेबल होगा. बस अभी आपको इतना ये अभी पॉइंट आगे मतलब ऐड होगा ये पॉइंट क्वेश्चन में. अभी आपको ध्यान रखना है सरेंडर ऑफ सैलरी वो अमाउंट है जो इंप्लॉयर की तरफ से ना तो ड्यू हुआ ना आपको रिसीव हुआ ना ही आपके हाथ में वो टैक्सेबल होगा. तो सरेंडर ऑफ सैलरी एनी सैलरी, देखिए एनी सैलरी सरेंडर बाय द एम्प्लॉई टू द जनरल गवर्नमेंट अंडर द वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 will not included while computing taxable income. जब आपकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे जो सैलरी आपको सरेंडर आपकी करवा ली क्यों टैक्सेबल नहीं होगी मैं फिर बता दूं. सरेंडर जो सैलरी हमने आपसे करवा ली ना तो वो ड्यू हुई है ना वो आपको रिसीव हुई है. तो जब तक कोई भी सैलरी आपको ड्यू भी नहीं होगी रिसीव भी नहीं होगी तब तक वो टैक्सेबल भी नहीं होगी. ये वाली बात ध्यान से समझनी है. तो सरेंडर ऑफ सैलरी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा. चलिए इतना समझ में आ रहा है सबको. ये पॉइंट आगे जाके और डीप में आ जाएगा, टेंशन मत लो. एक वर्ड है टैक्स फ्री सैलरी. चलिए अब ये बताओ टैक्स फ्री सैलरी का क्या मीनिंग समझते हो. अब दो लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं. एक मतलब क्या निकालता है सर टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या होता है जिसके ऊपर टैक्स ना लगे वो टैक्स फ्री सैलरी है. और दूसरा बंदा क्या निकालता है कि सर टैक्स फ्री सैलरी वो है जो इंप्लॉई के लिए टैक्स फ्री है लेकिन उसका टैक्स ऑलरेडी कौन पे करेगा, इंप्लॉयर. टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये हो गया इंप्लॉयर ये कहता है कि हम आपको आपकी पूरी सैलरी दे देंगे और आपकी सैलरी पर लगने वाला टैक्स हम ही गवर्नमेंट को पे कर देंगे. टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. अगर देखो मैं दो बातें बताऊंगा आगे जाके. एक वर्ड आएगा टीडीएस ऑन सैलरी. क्या वर्ड आएगा, टीडीएस. अगर मैंने वर्ड यूज किया टीडीएस ऑन सैलरी तो आपकी सैलरी में से पैसे डिडक्ट कर रहा हूं. आपकी सैलरी 10 लाख रुपए साल की है तो मैं क्या करूंगा अगर टीडीएस ऑन सैलरी का पॉइंट है तो मैं 10 लाख का एक हिस्सा एज अ टैक्स डिडक्ट करके किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को. और उसकी रसीद लाके भी तुम्हें दे दूंगा. टीडीएस ऑन सैलरी में क्या होगा, मैं आपकी सब लोग जाग रहे हो, बोर तो नहीं कर रहा मैं, थोड़ी देर नाच के दिखा दूं. चलो तो अब सुनो. अब क्या है कि अगर टीडीएस ऑन सैलरी जो है ना, टीडीएस ऑन सैलरी में क्या होगा, इंप्लॉयर अपनी जेब से कुछ नहीं पे कर रहा. आपकी सैलरी है 10 लाख, आपका टैक्स बनता है मोटे मोटे तौर पर 10 लाख का 1,17,000 इंक्लूडिंग ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सही है ना. तो मैंने क्या किया, जितना आपका टैक्स बनता है उसको ना 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लिया और हर महीने जो आपको सैलरी देनी थी एक पार्ट आपकी सैलरी में से एज अ टीडीएस मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूं और एक पार्ट एज अ सैलरी आपको दे देता हूं. हर महीने एक पार्ट आपको एक पार्ट गवर्नमेंट को, एक पार्ट आपको एक पार्ट गवर्नमेंट को, ऐसे चलता रहेगा. और पूरा साल ऐसा चला. एट द एंड ऑफ द ईयर जो सैलरी आपको मिलनी थी उसका एक पार्ट तो मिला आपको
एक पार्ट हमने एज अ टीडीएस जमा कर दिया गवर्नमेंट को, और उसका सर्टिफिकेट लाके मैं आपको दे दूंगा, फिर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें वो टीडीएस का अमाउंट आप एडजस्ट करवा लेंगे। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? टैक्स फ्री सैलरी में क्या होता है कि इंप्लॉयर, गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, मैं पूरी सैलरी आपको दे दूंगा और आपकी पूरी सैलरी का जो टैक्स बनता है वो मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट को दे दूंगा कि हमारे इंप्लॉई को परेशान मत करो, आप पूरी सैलरी ले जाओ और आपका टैक्स वो भी मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। मतलब मैंने आपका डबल फायदा कर दिया, आपको अपनी पूरी सैलरी दे दी और आपका टैक्स मैंने ही पे कर दिया, तो उसे क्या नाम दे देंगे, टैक्स फ्री सैलरी। और उसका सर्टिफिकेट लाके भी मैं आपको दूंगा जो बाद में आपके टोटल टैक्स में एडजस्टेबल हो जाएगा। टैक्स फ्री में आप ये बात मान के चलो, आपका टैक्स कौन पे कर रहा है, इंप्लॉयर। और अगर मैं बोलूंगा टीडीएस ऑन सैलरी, तो याद रखना उसका मतलब क्या होगा, आपकी ही सैलरी में से टैक्स के पैसे डिडक्ट होके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। टीडीएस में आपकी ही सैलरी के पैसे डिडक्ट होके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, और टैक्स फ्री में इंप्लॉयर अपनी जेब से आपके लिए टैक्स पे करता है। बताओ जरा ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? हाँ या ना? चलूं बेटे आगे, आइए। टैक्स फ्री सैलरी के बाद एक होता है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। एक से ज्यादा इंप्लॉयर के अंडर भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आप दो अलग अलग फर्म में, दो अलग अलग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मान लो जो काम आप करते हो एक कंपनी में 6 घंटे आप एक कंपनी में काम करते हो, 6 घंटे आप दूसरी कंपनी में काम करते हो। पॉसिबल है एक दिन में 12 घंटे काम करते हो, 6 घंटे एक कंपनी में, 6 घंटे एक कंपनी में। ऐसा हुआ ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इंप्लॉयर ए भी आपका इंप्लॉयर है, इंप्लॉयर बी भी आपका इंप्लॉयर है, और दोनों इंप्लॉयर से आपको सैलरी मिलती है। तो दोनों इंप्लॉयर से मिलने वाली सैलरी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। सैलरी रिसीव फ्रॉम ए इंप्लॉयर, सैलरी रिसीव फ्रॉम बी इंप्लॉयर, दोनों को ऐड करके जो आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए से कितनी मिली या बी से कितनी मिली, दोनों से मिलने वाली सैलरी आपके लिए तो सैलरी हेड का ही पार्ट मानी जाने वाली है। सब लोग, सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? चलो उसके बाद सैलरी फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयर। सैलरी फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयर मतलब अगर आपको कोई भी सैलरी का अमाउंट प्रेजेंट इंप्लॉयर से मिल रहा है, पास्ट इंप्लॉयर जिसके पास आप पहले सर्विस करके आ चुके हैं वहां से भी मिल रहा है, और प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयर, तीनों से मिलने वाला अमाउंट सैलरी हेड में जाएगा। जैन साहब आपको टेंशन हो गई, ये क्या बता दिया सर ने? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे जैन साहब जो हैं चार्टर्ड हैं, अब इन्होंने 20-22 साल की एज में 22 ईयर की एज में सीए कंप्लीट कर लिया और जॉब लग गई। एक्स कंपनी में, एक्स लिमिटेड कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया, 18-20 साल काम किया तो एक बड़ा लंबा अनुभव हो गया एज अ सीए काम करने का। अब क्या हुआ, एक्स कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट था 20 साल का, वो आपने पूरा कर दिया, और इतने लंबे अनुभव के बाद आप वाई कंपनी एक है, वाई लिमिटेड कंपनी है जो आपको अप्रोच करती है कि सर आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम आपको अपनी कंपनी का सीईओ बनाने वाले हैं। सही है जी? तो आपको ऑफर आ गया सीईओ बनने का, तो आपने एक्स कंपनी से रिजाइन डालकर और वाई कंपनी में ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्योंकि एक्स कंपनी में आपने इतनी लंबी सर्विसेज दी हैं, अब एक्स कंपनी का ये एग्रीमेंट था कि अगर आप हमारे साथ 20 साल तक काम करोगे, 20 साल के बाद आप चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो, और उसके बाद हमारी कंपनी आपको लाइफ टाइम तक पेंशन देगी। एग्रीमेंट था हमारा। तो अब क्या हो रहा है, आप एज अ सीईओ वाई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और आपको वाई कंपनी से क्या मिलती है, सैलरी, और प्लस आपको एक्स कंपनी से क्या मिलती है, पेंशन। ये मिल रही है फॉर्मर इंप्लॉयर, पास्ट इंप्लॉयर से, और ये मिलती है प्रेजेंट इंप्लॉयर से। सही है जी? अब आपने वाई कंपनी में ज्वाइन करके यहां काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां वाई कंपनी में आपकी 60 की एज में रिटायरमेंट होनी है। अब आप लगातार काम कर रहे हो,
फिर आपने वाई कंपनी में बहुत अच्छे से एज अ सीईओ काम किया और आपने कंपनी को बिल्कुल ऊंचाइयों तक आप ले गए, सही है। अब आप 59.5 की एज में हैं और आपकी आने वाले 6 महीने के बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद आप फारिग हो जाओगे कंपनी से। और हुआ ये कि आपके पास आईसीएआई आ गया, आईसीएआई की टीम चल के आ गई कि सर आपका इतना लंबा अनुभव एज अ सीए इस फील्ड में रहा है, हम आपको आईसीएआई का प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं। आईसीएआई का हम चाहते हैं निष्पक्ष हम आपको प्रेसिडेंट बना दें। तो भाई जैन साहब ने पूछा कि आईसीएआई का प्रेसिडेंट बनाओगे तो सैलरी वैलरी दोगे नहीं दोगे? तो आईसीएआई ने बताया जी हम प्रेसिडेंट को मंथली 10 लाख रुपए सैलरी देते हैं। ठीक है, तो रविंदर जैन साहब ने सोचा कि यार ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 60 साल के बाद अपन पूरी अपनी वो भी रहेगी और मतलब है ना प्रेसिडेंट भी बने रहेंगे और सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है। तो इसने यस कर दिया, ठीक है जी। बट अभी दिक्कत क्या है कि अभी जॉब के 6 महीने पड़े हुए हैं। जब तक इस साल आपका मतलब जॉब सर्विस कंप्लीट, अगर आप बीच में जाओगे तो वाई कंपनी की टर्म्स पे आप खरे नहीं उतरे तो वाई कंपनी जो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको देने वाली थी वो रोक लेगी। तो आपने सोचा यार आईसीएआई में ज्वाइनिंग तो करना है लेकिन 6 महीने तक मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जॉब पीरियड अभी वाई कंपनी में बची हुई है। तो आपने आईसीएआई वालों को बोला कि भाई ऐसा मैं विला इंसान नहीं हूं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपने को नहीं बनना, ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं चाहिए, 6 महीने बाद रिटायरमेंट है उसके बाद सोचेंगे, सही है। लेकिन आईसीएआई वाले बोले सर नहीं सर हमें तो आपको ही प्रेसिडेंट बनाना है। तो रविंदर ने सोचा मन में यार ठीक है सही है बढ़िया पोस्ट मिल रही है, कभी 6 महीने बाद ये मना कर दे, है ना। तो जैन साहब ने बोला भी ऐसा मेरी एक कंडीशन है। आईसीएआई ने बोला बताओ, बोला भी पहली कंडीशन तो यह कि मैं ज्वाइन करूंगा 6 महीने बाद। तो आईसीआई कहता है चलो ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, बोला मेरे को 4 महीने की सैलरी आज एडवांस दो। मतलब 6 महीने बाद मैं ज्वाइन करूंगा, आज ही मेरे को 4 महीने की सैलरी आप एडवांस दे दो, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ मेरी यहां से रिटायरमेंट में डायरेक्टली आईसीआई ज्वाइन कर लूंगा, सही है। तो आईसीआई वाले तो पीछे पड़े, इसके बोला ये लो जी चेक बना दिया, 4 महीने की सैलरी उस कंपनी से उस इंप्लॉयर से मिल गई जिसके लिए आपने अभी तक सर्विस देना स्टार्ट भी नहीं किया, वो प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयर है लेकिन आपको सैलरी के पैसे एज ए एडवांस आपको आज ही मिल गए। तो करंट ईयर में अब सोचो जरा, करंट ईयर में वाई कंपनी से आपको मिलती है सैलरी, फॉर्मर इंप्लॉयर से मिलती है पेंशन और प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉयर से मिल गई एडवांस सैलरी। अब करंट ईयर में आपको पास्ट, प्रोस्पेक्टिव और प्रेजेंट तीनों से अपने को अमाउंट मिल रहा है, यस या नो? चांदी हो गई, चलो बढ़िया। तो अगर चांदी क्या करे हो, चलो तो अब मुद्दा ये है कि अब सुनो कोई बात नहीं, अब क्या है कि इतना सारा पैसा आपको मिल गया एज अ एम्प्लॉय, सैलरी मिली प्रेजेंट इंप्लॉयर से, पास्ट इंप्लॉयर से, प्रोस्पेक्टिव से। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है प्रेजेंट से मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है पास्ट से भी मिल रहा हो, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी इंप्लॉयर के अंडर आप जॉब करने वाले हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, लेकिन वो आपको एज अ टोकन मनी, एडवांस मनी आज ही दे दे, तो वो आपके लिए आज ही वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का पार्ट मानते हुए टैक्सेबल हो जाएगा। सब लोग, सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? एक भी पॉइंट में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए जरा, इस बात को लेकर कोई डाउट है तो बताइए। क्या कह रहे हो बेटे? सरेंडर ऑफ सैलरी सिर्फ इतना समझना है, वो सैलरी जो ना तो ड्यू हुई है ना रिसीव हुई है ना आपके लिए वो टैक्सेबल है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? वो सैलरी, यार एक बात बताना, जब तक आपके अकाउंट में कोई पैसा ड्यू नहीं होगा, जब तक आपके अकाउंट में कोई पैसा रिसीव नहीं होगा, काहे को टैक्सेबल होगा बताओ, है ना। चलिए एक बात सुनिए जरा, इतना काम करने के बाद प्लीज जल्दीबाजी नहीं है, एक वर्ड है फोर गोइंग ऑफ सैलरी। फोर गोइंग को आप ब्रैकेट में लिख लो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, और ऐसा लिख लो सैलरी का यूज करना। फोरगोइंग ऑफ सैलरी को ब्रैकेट में लिख लो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, और आप लिख लो सैलरी का यूज करना। सैलरी का यूज करना।
अब मेरी बात को समझना जरा ध्यान से बेटे। आप फोर गोइंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है, इंप्लॉयर आपको 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी देता है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, आप वो पैसे निकालते हो और पूरे के पूरे पैसे जाके अनाथ आश्रम में दान कर देते हो। हर महीने का आपका ऐसा ही है। आप कहते हो मेरे पास पैसे बहुत हैं, खुद के पैसे बहुत हैं, मैं जो कमाऊंगा पूरा का पूरा अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। यस या नो? तो जितना पैसा आपको मिलता है मान लो सारा का सारा डोनेट कर देते हो अपनी मर्जी से। हमने तो नहीं कहा, अपनी मर्जी से आप डोनेट कर देते हो। यस या नो? अब ये बताओ आपको टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? अगर मैं आप बोलो आपको जितनी सैलरी मिलती है, सुनो, आपको जो सैलरी मिलती है आप उसको निकाल के डोनेट कराते हो, आपके इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की कंप्यूटेशन होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। क्यों नहीं होगी? इंप्लॉयर ने तो दिए ना, आपके अकाउंट में तो आए हैं ना। आपके अकाउंट में ड्यू हुए नहीं हुए, रिसीव हुए नहीं हुए, टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे? आपकी सैलरी का पार्ट है, आपने डोनेट किया, अगर किसी सेक्शन में उसकी कोई छूट है तो ले लो। यस या नो? लेकिन वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है, यानी कि जो अमाउंट आपके अकाउंट में हो गया ड्यू, जो अमाउंट आपने कर लिया रिसीव, वो आपके लिए क्या होना है भैया? टैक्सेबल। आप रिसीव करने के बाद वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। आप चाहे उसका यूज, उसका एप्लीकेशन फॉरगोइंग किसी भी पर्पस के लिए करते हो, सैलरी आपके अकाउंट में आ गई, उसके बाद आप उसका यूज चाहे किसी भी पर्पस के लिए करो, वो सैलरी आपके लिए क्या होगी भैया? टैक्सेबल होगी। ये वाली बात बताएं, सब बच्चे क्लियर है? यस या नो? तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ सैलरी। वो सैलरी इंप्लॉयर ने आपको दे दी, आपके अकाउंट में ड्यू हो गई, आपको रिसीव हो गई, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपने उसका यूज कैसे किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भैया इस बात से सैलरी हेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? फॉरगोइंग जो होगा वो इंप्लॉयर की तरफ से जब सैलरी आपके अकाउंट में ड्यू हो गई, रिसीव हो गई, अगर या तो सैलरी में ड्यू ना करूं, सरेंडर में मैंने आपको सैलरी ना तो ड्यू करी ना रिसीव करी आपने, तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं हुई। फॉरगोइंग में मैंने आपको सैलरी दी, आपके अकाउंट में ड्यू हुई, आपके अकाउंट में रिसीव हुई, टैक्स क्यों ना लगे? हाँ, क्या पूछ रहे हो? दे दो, मैंने कब मना किया? लेकिन इंप्लॉयर ने तो दिया ना। आप गवर्नमेंट को दो, आप डोनेशन करो, आप विक्टिम को दो, अगर किसी सेक्शन में अगर डिडक्शन मिलनी है तो आप ले लो। तरीका बताऊं? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में इनकम निकालोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अलावा 4 हेड हो रहे हैं, सबका टोटल करते हैं तो क्या बनता है? जीटीआई में से क्या माइनस होता है? अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्या है 80C टू 80U? क्यों मिलती है डिडक्शन? कि जो जीटीआई तुमने कमाया उसको खर्च भी किया, उसको तुमने खर्च भी किया। अब उनमें से कुछ ऐसे खर्च हैं जो डोनेशन भी हैं, 80G सेक्शन है वहां, जो डोनेशन देने पर आपको टैक्स में छूट दिलवाएगा। अब वो जो सैलरी का पार्ट है या किसी भी हेड की इनकम का पार्ट है, वो आपने कितना डोनेट किया, कहां डोनेट किया, अगर अकॉर्डिंग टू रूल डोनेट किया और वो किसी सेक्शन में कवर्ड है तो डिडक्शन ले लो, मैंने कब मना किया? है ना? लेकिन जो पैसा मैंने आपको दे दिया वो सैलरी हेड का पार्ट होगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड अराइज करेगा। उसके बाद अगर आपने उसको डोनेट कर दिया, चाहे गवर्नमेंट को, चाहे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, चाहे कहीं भी किया, मैं अलग अलग प्रोविजन बताऊंगा, अगर आपने डोनेशन किया आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी, इनकम में से डिडक्शन माइनस करके आपकी इनकम नीचे आ सकती है। लेकिन वो किस हेड में आएगी? जब पांचों का टोटल बन जाएगा जीटीआई, उसमें से लेस करेंगे 80C टू 80U। आपने जो डोनेशन किया अगर वो 80C टू 80U के किसी सेक्शन में कवर्ड है, ले लो डिडक्शन। सैलरी हेड कम नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लास में प्रेजेंट हो? चलूं आगे? आइए, ये वाली बात बताओ सब बच्चे, इतना सबको समझ में आ रहा है क्या? दीपक समझ में आ रही है बात? तो इनकम फ्रॉम सैलरी जब आपके अकाउंट में ड्यू हो गया ना भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी जब आपके अकाउंट में ड्यू हो गया वो टैक्सेबल है। आपने उसका यूज कैसे किया वो बात की बात है, सैलरी हेड वो बनेगा। सब लोग बता दो क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? आगे बढ़ूं?
सुनिए, उसके बाद है रेमुनरेशन रिसीव बाय द सस्पेंडेड इंप्लॉय। सस्पेंडेड इंप्लॉय कौन होता है? किसको क्या कह रहे हो, धक्के मार के निकाल दें? नहीं नहीं, सस्पेंडेड इंप्लॉय कौन होते हैं? जब आप किसी भी जॉब में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आप, यार क्लास को डिस्टर्ब ना करो यार, मैं पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूं यार। देखिए, सस्पेंडेड इंप्लॉय कौन होता है? सस्पेंडेड इंप्लॉय वो होता है कि जब आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जॉब को पूरा ना कर पाए, अगर आप अपने ट्रैक से हटके काम करेंगे तो आपका सीनियर अथॉरिटी जो है आपको सस्पेंड करने की पावर रखता है। आर्मी में, पुलिस में ऐसा बहुत होता है ना? अगर आप नाना पाटेकर का नाम सुना है? अगर आपने नाना पाटेकर की मूवी आप देखते हो और अगर किसी मूवी में नाना पाटेकर एज अ पुलिस इंस्पेक्टर काम कर रहा है, जब तक वो उस मूवी में 4 बार सस्पेंड नहीं होता ना, उसकी मूवी पूरी नहीं होती। समझ गए? सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि आप ट्रैक से हटके काम कर रहे हो। जो लॉ कहता है आप उस लॉ से हटके काम कर रहे हो, तो सीनियर अथॉरिटी क्या करती है? आपको सस्पेंड कर देती है कि भाई आपको सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है काम नहीं कर, आप जो है आपको जॉब से निकाल दिया गया, अब आप लाइफ टाइम तक जॉब नहीं कर सकते। सस्पेंडेड पीरियड क्या होता है? सस्पेंडेड पीरियड वो होता है जिसके अंदर आपके पास काम करने का राइट नहीं है, इंक्वायरी होगी, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे और उनको पूरा करने के बाद अगर आप क्लीन निकल गए, आपकी जॉब आपको वापस दे दी जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है कि सस्पेंडेड अगर आपको कर दिया गया, नौकरी से नहीं निकाला, सस्पेंड किया गया। अब एक बात बताओ, सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी चलेगी, हो सकता है 2 महीने 4 महीने इंक्वायरी चलते रहे, इस दौरान आप नई जॉब तो नहीं ले सकते ना? आपका घर कैसे चलेगा? आपका घर कैसे चलेगा? इनकम कहां से आएगी? पैसे कहां से आएंगे? तो क्या सस्पेंडेड पीरियड में आपको सैलरी नहीं मिलेगी? इंप्लॉयर कहता है सस्पेंड किया गया है तो उस दौरान कुछ अलाउंस या परक्यूजिट आपके रोक दिए जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपको दी जाएंगी ताकि आप अपना काम, अपनी फैमिली चला सको। हाँ या ना? तो सस्पेंडेड पीरियड में मेरा काम सिर्फ इतना बताना है, अगर सस्पेंडेड पीरियड में भी इंप्लॉयर की तरफ से आपको कोई भी सैलरी, कोई भी रेमुनरेशन, कोई भी परक्यूजिट, कोई भी अलाउंस अगर मिलेगा, तो सस्पेंडेड पीरियड में भी मिलने वाले अलाउंस, परक्यूजिट आपके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होंगे? सैलरी हेड का ही पार्ट माने जाएंगे। ये वाली बात आप बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? डन कर दो इस बात को? कोई कंफ्यूजन है इस बात में? चलिए, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ना पढ़ते हैं और कल की क्लास में फिर इससे आगे हम कंटिन्यू करें। अभी बताने के लिए ना मटेरियल बहुत सारा है, जब तक पता है ये चीजें पता नहीं होंगी ना, आप रूल पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बाउंसर लगेगा। पहले ये समझ लें कि ये चैप्टर किन के लिए बना है, जब वो समझ में आ जाएगा फिर अपन रूल्स टू रूल चलने वाले और बढ़िया से चैप्टर खींचेंगे। अब मेरी बात को समझ लो बेटे सब लोग, जब तक मैं ये रूल्स करवाऊंगा, अब आपके पास होमवर्क के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूंगा ना ये पढ़ के आना, तो इसमें आपको पढ़ने में 10 मिनट का काम है। मेरे को चाहे आपका 1 घंटा ज्यादा लग गया हो, लेकिन आप इसी को रिवाइज करेंगे, विद इन 10-15 मिनट्स आपका ये रिवाइज हो जाएगा। तो इसी दौरान अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको डॉक्टर गिरीश ओझा सर वाली बुक से पढ़ने के लिए दे दिया, समझ गए? आप पहले उसको साथ साथ पढ़ें, सही है ना? वहां से आप उस टॉपिक को पढ़ें, वो टॉपिक आपका आराम से कवर हो जाएगा। इसमें ना मेरा कोई रोल ही नहीं है। अब अगर मैं बोलूं चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ा दूं गिरीश ओझा से, सच्ची बताऊं ना, मेरा कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। अगर आपने मेरे साथ चैप्टर 1 मेरे मटेरियल से पढ़ा हुआ है, आपको डॉक्टर गिरीश ओझा सर की बुक में जो पढ़ने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आप बोलेंगे ये तो पूछूंगा मैं सर से, तो उसको आप हाईलाइट करके उसको एक जगह नोट करके छोड़ लो और एक बीच में कॉमन क्लास अपन कर लेंगे। जिस दिन आप ये बोलो, एक टारगेट ले लेते हैं, आज कौन सा दिन है? सैटरडे रख लें। सैटरडे को पहले आधे घंटे में गिरीश ओझा सर वाली बुक के चैप्टर नंबर 1 के डाउट लूंगा, सही है ना? तब तक आप वो चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करके देख लें। एक काम कर लेना बेटा, डॉक्टर गिरीश ओझा सर वाली बुक के लिए एक टेक्स्ट की नोटबुक अलग से लगा लेना,
उस बुक के लिए नोटबुक एक अलग से लगा लो, बस खिचड़ी नहीं होगी, मिक्स नहीं होगा। उस बुक के लिए नोटबुक अलग से लगा लो, उस नोटबुक में जो डॉक्टर गिरीश ओझा सर की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे उसमें सोल्व कर लो। एक नोटबुक, ज्यादा मोटी नोटबुक मत लगाना, बस 30 40 50 रुपए की नोटबुक से काम चल जाएगा। बस 50 1 रुपए की नोटबुक आप लगा लो, वहां से आपका उस बुक में काम चल जाएगा। ये जो अपन कर रहे हैं साथ साथ करते चले, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक बात है ना, ऐसे करते हैं इसको। चलो फिर आज इतना करते हैं, कल फिर आगे डिस्कस करते हैं।